ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? एवरीवन इज अवेयर। सैम्पल स्पेस एज एन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट आर विथ मी। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम रोलिंग अ डाइस ट्वाइस, तो पहले रोलिंग अ डाइस ट्वाइस, तो फर्स्ट उसके लिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सेकंड के लिए भी 1 2 सेकंड टाइम्स रोल करने के लिए भी ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो टोटल सैम्पल स्पेस मेरे पास क्या हो जाएगा कि 1 के साथ 1 आ गया, 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया। कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी 6 क्रॉस 6, 36. So this 36 will be my sample space. This 36 will be my sample space. प्रणय मैं कैसे बताऊं जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं आ जाएंगे? मुझे 4 बार वही सेम चीज बतानी पड़ेगी, तो लेक्चर के एंड में या मिड में बताऊंगा कहीं। ठीक है, तो वो सैम्पल स्पेस हो जाता है। सैम्पल स्पेस एज एन ऑल कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस मेरे पास कितने हैं, दैट इज द सैम्पल स्पेस फॉर मी। उसी में से कुछ ना कुछ पिक होगा। इस चैप्टर को सेट से रिलेट करके पढ़ोगे तो चैप्टर इज वेरी इजी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए। लेट्स से आई वांटेड कि इवन नंबर्स आ जाए। लेट्स से ई इज एन इवेंट वेयर द सम ऑफ डाइस रोल, मतलब ट्वाइस मैंने डाइस रोल किया है, सम ऑफ डाइस रोल्स आर इवन, ऐसा कुछ आ जाए। तो आपको पता है कि 1 और 1 इवन दे देगा, 1 और 3 इवन दे देगा, 1 और 5 इवन दे देगा, 2 और 2 इवन दे देगा, 2 और 4 इवन दे देगा, 2 और 6 इवन दे देगा। तो ये सारी जो, अगर आपने 2 बार डाइस रोल किया और आपने एक इवेंट चूज किया कि दोनों बार डाइस जब रोल किया तो दिस इज सम ऑफ द मतलब सम ऑफ बोथ टाइम्स, मतलब दोनों टाइम रोल करने के बाद का सम शुड बी एन इवन क्वांटिटी, शुड बी एन इवन नंबर। तो उसी सैम्पल स्पेस में से पिक होकर के कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस बनेगा दैट विल बी 1,1 1,2 एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है कि इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। नाउ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हाँ बोलो सर, आपने पिछले 4 मिनट्स में क्या बताया वो एक बार बता सकते हो? मेरा अनस्टेबल नेटवर्क बता रहा था। बस प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होता है ये बताया। अच्छा ठीक है। अब यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज कि मान लो मेरा कोई 2 इवेंट्स थे, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ई था और एक इवेंट एफ था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अकरिंग, probability of E occurring given that event F has already occurred. मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि इवेंट F पहले ही हो चुका है, उसके बाद इवेंट E के अकरेंस के क्या चांसेस हैं, उसके बाद इवेंट E के अकरेंस के क्या चांसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने 3 बार कॉइन टॉस किया, 3 बार कॉइन टॉस किया, तो सैंपल स्पेस मेरे पास क्या हो जाएगा? तीनों बार हेड आ जाए, एक बार 2 बार हेड आ जाए। ठीक है, तो इसको आप 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से। फिर 3 बार हेड आ गया, 2 बार हेड आ गया, 1 बार हेड आ गया, और तीनों बार टेल आ गया, एक बार भी हेड नहीं आया। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, मैंने 3 बार कॉइन टॉस किया और ये मेरे पास सैंपल स्पेस हो गया। नाउ लेट्स से मतलब कॉइन टॉस फेयर होते हैं, तो अज्यूमिंग कि सारे कॉइन टॉस फेयर हैं, मतलब लाइक एज एन द कॉइन इज नॉट स्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो अब लेट्स से मैं दो इवेंट्स डिसाइड करता हूँ, तो लेट्स से द इवेंट ए इज दैट एटलीस्ट टू हेड्स अपीयर, एटलीस्ट टू हेड्स अपीयर, एटलीस्ट टू हेड्स अपीयर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा? देखो दो हेड, एटलीस्ट दो हेड आए, ये सैंपल स्पेस में से पिक हो जाएगा, ये पिक हो जाएगा, ये पिक हो जाएगा, ये पिक हो जाएगा, और तो कोई ऑप्शन पिक नहीं होंगे, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4 ऑप्शंस आउट ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल कितना था 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 1/2। लेट्स से प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट एफ डिसाइड किया मैंने, ठीक है, एफ क्या कहता है? फर्स्ट कॉइन इज टेल, फर्स्ट कॉइन इज टेल। तो फर्स्ट कॉइन इज टेल वाला कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1 2 3, मतलब फर्स्ट टॉस इज टेल, ऐसा आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर आप निकालोगे तो अगेन 4 सैंपल स्पेस पिक हो रहे हैं, 1 2 3, मतलब सैंपल स्पेस में से 4 ऑप्शंस पिक हो रहे हैं, 4 डिवाइड बाई 8, 2 आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में बोला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने के लिए ऐसे डिनोट करते हैं ई बाई एफ। इसका ये मतलब हो गया कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ when probability of when event f has, मतलब probability of e बताओ when f has already occurred, when event f has already occurred। तो अगर event f already occur हो चुका है तो e की probability क्या है? this is conditional probabilities। ठीक है, अब ये जो f है मेरा, this f, ये जो occur हुआ है, this can be a dependent as well as independent event। dependent event जैसे इस particular केस के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि probability of E when F has already occurred, conditional probability of E when event F has already occurred। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। अब अगर इवेंट F ऑलरेडी अकर हो चुका है तो उसमें प्रोबेबिलिटी E की क्या है? तो अब ध्यान से देखो, अगर F अगर ऑलरेडी अकर हो चुका है तो आपके पास सैंपल स्पेस, नया सैंपल स्पेस क्या हो गया? वो सैंपल स्पेस आपके पास वो हो गया जिसमें E पहले कॉइन टॉस में T आया हो, F has already occurred, फिर आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है उसमें, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है। तो द न्यू सैंपल स्पेस फॉर यू विल बी दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? तो देखो इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई? अब ये जब ये चार चीज देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी? एटलीस्ट टू हेड अपीयर, एटलीस्ट टू हेड अपीयर। तो इस जो फाइनल जो आपका सैंपल स्पेस आया, इसमें आपका ध्यान से देखना, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी अब ई क्या हो गई, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब हो गया कि इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर, इवेंट एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी? तो देखो इसमें दो हेड वाले कितने थे? एक ही था, बाकी यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, और यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस अभी आपके पास कितना हो गया? 4, और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी थी? एक थी, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हैज कम्स आउट एज 1/4। कहने का मतलब सिग्निफिकेंस क्या हो गया, इसको रीड आउट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो एफ पे डिपेंडेंट हो गया, मतलब डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, बट एफ पे बेसिकली एफ होने के बाद हमें चीजें देखनी है कि इवेंट ई में फिर कितनी चीजें बनती हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है कि हम क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे। तो अगर आप सेट्स के टर्म्स में समझो, इफ आई हैव इवेंट ई और इवेंट एफ एक साथ रिटर्न, तो हम क्या करेंगे, इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ ले लो। तो इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ लोगे तो आपके पास एक आ गया, दिस इज इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ लोगे तो बस एक ही क्वांटिटी आ रही है, दैट इज दिस, जहाँ पे इवेंट एफ क्या था कि पहली बार टेल आ जाए, और इवेंट ई क्या था कि एटलीस्ट दो हेड आए, एटलीस्ट दो हेड आए, तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी था। ठीक है, तो आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे,
टोटल नंबर ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे और मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ एफ। वही जो मैं बता रहा था कि अब एफ को कंसिडर करेंगे टोटल सैंपल स्पेस में, एफ को कंसिडर करेंगे टोटल सैंपल स्पेस के लिए, क्योंकि इवेंट एफ अकर हो चुका है तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नाउ एफ बिकम्स माय सैंपल स्पेस, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर इवेंट एफ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कम्स आउट एज probability of event E when F has already occurred में आता है number of E intersection F elements divided by total number of F। तो यहाँ पे number of E intersection F वाले कितने थे, 1 था, और total number of F वाले कितने थे, 4 थे, तो 1/4 ये आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ E intersection F को, अच्छा probability of E क्या होता है, probability of E होता है number of elements of E डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम डिवाइडिंग विथ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोथ साइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो आई विल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F एज नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F divided by number of sample space, number of elements in total number of elements in sample space, number of elements of event F divided by total number of element of sample space। तो ये आपको दे देगा probability of E intersection F divided by probability of F। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लो और यूज दिस फॉर्मूला, ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये वाला, both will result in the same things। ठीक है, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर कर लो चाहे प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर लो, both will result in same thing। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अकरिंग व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब इवेंट एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है तो इवेंट एफ नाउ बिकम्स माय सैंपल स्पेस, क्योंकि एफ पे डिपेंडेंट हो गया अब मेरा पूरा। तो अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें ई की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन दैट थिंग, ये निकालना था। तो ध्यान से अगर देखो तो इवेंट एफ के लिए 4 केसेस थे, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी थी, एक ही प्रोबेबिलिटी थी कि 2 हेड आ जाए, वो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी थी। तो बस उसको फॉर्मूले के टर्म्स में भी डिराइव करवा दिया है। अब यहाँ पे तो एफ बिकम्स अ डिपेंडेंट इवेंट मतलब कुछ ऐसे भी केसेस हो जाते हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट की तरह भी एक्ट करता है। जैसे मान लो, अच्छा ठीक है उसको भी समझाता हूँ। यहाँ पे एफ वॉज अ डिपेंडेंट इवेंट क्यों था, क्योंकि एफ हो रहा था, फिर आपने एफ में से ही ई निकाला, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि एफ और ई का कोई रिलेशन नहीं होता है, लाइक एफ अपना अलग इवेंट हो गया, ई अपना अलग इवेंट हो गया, देखेंगे उसको भी, ठीक है, उसको भी कंसिडर करेंगे अभी। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट मैं बाद में फिर से एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो मूव करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले की। तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। probability of E by F is probability of E intersection F divided by probability of F, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे probability of F कैन नॉट बी 0, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 0 नहीं हो सकता, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थिंग, देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप सैंपल स्पेस बाय एफ करते हो, वेयर एफ नॉट सैंपल स्पेस, या आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ निकाल रहे होते हो, तो दैट विल रिजल्ट इन 1। क्यों रिजल्ट इन 1 करता है, देखो यहाँ से अगर आप लिखोगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला विल बी एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और सैंपल स्पेस का एफ के साथ इंटरसेक्शन लोगे किसी इवेंट के साथ, तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग एफ। सैंपल स्पेस इज अ बिग थिंग, एफ इज अ स्मॉल थिंग, उसी का एक छोटा सा इवेंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको एफ मिलेगा हमेशा, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट विल बी 1, ठीक है। यहाँ से अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ,
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट विल ऑल्सो बी 1। अगर सेट्स आता है तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ मान लो मेरे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ आई हैव ए एंड बी एज टू इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इवेंट्स of sample space S, of sample space S, okay. A and B are two events of sample space S, and F is a event such that, and F is a event of S, उसी sample space का F एक अदर कोई और event है, ठीक है, of S where P of F is not equal to 0, ऐसा कि मैंने, then probability of A union B, उन दो इवेंट्स का यूनियन, मतलब उन दो इवेंट्स के यूनियन लेने के मतलब है जैसे एज एन ए कोई इवेंट होगा, बी कोई इवेंट होगा, दोनों का यूनियन ले लिया, मतलब दोनों इवेंट को एक साथ कंसिडर करना। तो कंसिडरिंग बोथ द इवेंट्स टुगेदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, ठीक है, ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगा, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सेट से वैसे तो क्लियर हो रही होंगी। आयुष इज आस्किंग कि व्हाट विल बी, ठीक है, वैसे मैं बताता हूँ आयुष, एक मिनट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग निकाल दो, और दोनों का जो कॉमन है वो माइनस कर दो, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ मिल जाएगा। ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। इसको वैसे भी समझ सकते हो कि टेल वही सैम्पल स्पेस पहला वाला लेते हैं, ठीक है, जो बना रखा है, हेड 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 टेल 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 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एटलीस्ट वन टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एटलीस्ट वन हेड, तो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस बेसिकली कवर हो रहा है एटलीस्ट वन हेड या एटलीस्ट वन टेल से, या ठीक है, ए को डिफाइन कर लेते हैं एटलीस्ट टू हेड और बी इज एटलीस्ट टू टेल्स, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, मतलब दोनों का यूनियन लेते हैं, तो एटलीस्ट टू हेड वाले कितने केस हो गए, 1 2 3 4, यही हो गया। एटलीस्ट टू टेल वाले कितने केस हो गए, 1 2 3 4, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो रहा है और दोनों में कुछ इंटरसेक्शन कॉमन भी नहीं आ रहा। नहीं, 3 हेड 3 टेल कर लेते हैं इसको, फिर भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। तो ठीक है, मतलब फॉर्मूला आप लोगों को सेट से समझ में आ रहा है ना, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से नहीं करना, एक लंबा एग्जांपल लेना पड़ेगा, बट ठीक है, फॉर्मूला इज आई गेस क्लियर टू एवरीवन। सेट्स के थ्रू आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि ए यूनियन बी का एफ से, अगर एफ कहाँ, एफ इज द न्यू सैम्पल स्पेस फॉर मी, एफ इज द न्यू सैम्पल स्पेस फॉर मी, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना और फिर क्वेश्चन हो जाएगा ना। आयुष वाज आस्किंग कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एस करोगे बेटा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही आ जाएगा। वो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एफ इंटरसेक्शन एस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मिल जाता है। वो बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो वही चीज़ हो गई ना जो आप सबसे पहले पढ़ते आ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होती है। Okay, now third property is, अच्छा everyone knows कि अगर probability of E written है तो that signifies कि probability of E as in total sample space या number of element of E, number of event E वाले elements in total sample space, ठीक है। लेकिन अगर मैंने probability of E complement लिख दिया तो you guys are aware कि E नहीं होने की probability है ये, तो probability of E 1 minus probability of E होता है ये,
राइट। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाई एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाई एफ क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई, यहाँ पे सैंपल स्पेस एस था, यहाँ पे सैंपल स्पेस एफ है, बस इतना सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी पार्ट, दिस इज द थ्योरी पार्ट, ये तीन पार्ट, तीन प्रॉपर्टीज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड, फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट बताता हूँ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, I have probability of A as 7 by 13, probability of B as 9 by 13, probability of A intersection B as 4 by 13. तो probability of A by B पूछा है, निकालो। करेक्ट ना तांशी? सही हो गया, सही है अंशिका, तो सबका ये सही आ रहा है, 4/9 इज द राइट आंसर। यहाँ से पहले फॉर्मूला लिखो, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सब गिवन है आपको। यहाँ पे 4/13 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 9/13, कैंसिल आउट कर दो तो यू विल बी गेटिंग 4/9। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन से आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट थोड़ा क्लियर होगा। 10 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 10, 10 कार्ड्स हैं मेरे पास, उनको नंबर कर दिया 1 to 10, ठीक है, और उनको शफल कर दिया। 10 कार्ड्स आर शफल्ड। कार्तिकेय म्यूट कर लो बेटा। हाँ। अब क्या किया कि one card is drawn randomly, one card is drawn randomly, okay, and it is known that the card drawn is greater than 3. Card drawn is greater than 3. It is known that card drawn is greater than 3. ठीक है, अब आपसे पूछा है what is the probability that it is an even number? What is the probability that card drawn is an even number? देखो यहीं पे क्वेश्चन सबको ही ओरली कर लेगा, इसकी जरूरत नहीं है, बाद में कर लेना क्वेश्चन। ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक कार्ड का डेक था जिसमें 1 से लेकर के 10 तक कार्ड नंबर्स थे। नाउ शफल किया और कार्ड पिक किया मैंने। कार्ड पिक करने के बाद इट इज नोन दैट द कार्ड इज ग्रेटर दैन 3, तो एक इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। इवेंट एफ मुझे पता है कि जो कार्ड पिक हुआ है दैट इज ग्रेटर दैन 3। वो सैंपल स्पेस नहीं रहा अभी मेरा, मतलब पुराना सैंपल स्पेस मेरा इज नॉट देयर। नाउ द न्यू सैंपल स्पेस इज कि कार्ड जो पिक हुआ है वो 3 से बड़ा है, इट इज एविडेंट। अब 3 से बड़ा है तो उसमें इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि आपका जो गिवन सैंपल स्पेस था उसमें आपने कुछ कंडीशन लगा दिया।
उसमें आपने कुछ कंडीशन लगा दिया कि 3 से बड़ा नंबर आएगा या 4 से बड़ा नंबर आएगा या 5 से बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसमें आप ओरिजिनल सैंपल स्पेस को ध्यान में नहीं रख करके आप क्या कर रहे हो, एक नया सैंपल स्पेस बना रहे हो बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि इवेंट एफ जो मेरा इंटरमीडिएट इवेंट है जो सैंपल स्पेस ऑल्टर कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है दैट सैंपल स्पेस इज गेटिंग ऑल्टर्ड बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन, तो हम इसको बोलते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट है मतलब इस इवेंट के होने के बाद ही आप नेक्स्ट इवेंट पे आ सकते हो। एक और चीज आएगी इंडिपेंडेंट इवेंट, उसको मैं बाद में फिर किसी और क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो फाइंड द आंसर फॉर दिस। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, सबका आ गया। 4/7 इज द राइट आंसर। कैसे करोगे? नहीं, 10 कार्ड्स थे, तो लेट्स से 3 से बड़ा वाला इवेंट बी था और इवन नंबर वाला इवेंट ए था। ऐसे करना नहीं है, मैं एक बैक एंड पे बता रहा हूँ कि हो क्या क्या रहा होगा। तो ए के लिए आपके पास क्या क्या हो गया, 2 4 6 8 10। बी आपके पास क्या हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सॉरी बी 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, ग्रेटर दैन लिखा हुआ है ना, तो 3 नहीं इंक्लूड होगा। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालनी है कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है, 4 ऑप्शंस कॉमन है, डिवाइड बाय 7, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 7। ठीक है, बस 4/7 इज द राइट आंसर। या वैसे भी निकाल, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको। ठीक है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से कितनी हो गई, 3 से बड़ी, तो 7 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। और माइंड में भी ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो कि इवन नंबर आ रहा है तो 2 नहीं आ सकता, बाकी 4 6 8 10 सब आ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 4, तो बेसिकली 4/7। तो वही जो मैं बार बार पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि B will act as a new sample space for me, event F will act as a new sample space for me if the probability is dependent, मतलब if the condition is dependent, then this is the whole question. Next एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन says कि a die is thrown 3 times. A dice is thrown 3 times. 3 बार डाइस को थ्रो किया। Event E and B are defined as, A is defined as 4th on a 3rd row, 4th on 3rd throw, B is 6 on 1st and 5 on 2nd throw। ठीक है, 2 इवेंट्स डिफाइन किया, एक डाइस को थ्रो किया 3 टाइम्स, फिर एक इवेंट है कि 4 on 3rd थ्रो ऐसा अकर हो रहा है, 3rd थ्रो पे 4 आ रहा हो। एक बी इवेंट है कि 6 on 1st थ्रो एंड 5 on 2nd थ्रो, 5 on 2nd थ्रो। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी when B has already occurred, when B has already occurred। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 1/6 आ जाएगा, बट कोशिश करना कि फॉर्मूले से अप्लाई करना। सही है अंशिका।
आंसर सबका ही सही आएगा। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट होता है, आंसर निकालने में 1 मिनट का आंसर होता है। 1/6 इज द राइट आंसर। देखो करने का प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब लाइक हाउ विल यू, अगर किसी को स्ट्राइक कर गया तो दैट इज वेरी गुड, जैसे सबको ही स्ट्राइक करना चाहिए। अगर नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं तो फॉर्मूले वाइज कैसे अप्लाई करेंगे। देखो टोटल सैम्पल स्पेस मेरे पास 216 आ जाएगा, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो 6 × 6 × 6, द टोटल सैम्पल स्पेस इज 216। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी पहले टाइम पे 6 और दूसरे टाइम पे 5 आपने फिक्स कर दिया है, तो तीसरे टाइम के लिए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे टाइम के लिए you have 6 options, तो probability of B will be 6/216। ओके, probability of A by B पूछा है आपसे, ठीक है, that means probability of A intersection B upon probability of B। probability of A intersection B क्या आ जाए, 6 आ चुका फर्स्ट टाइम में, 5 आ चुका, तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6, आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो पूरे 216 केस में ये एक ही बार होगा ऐसा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वही करते हो ना, तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी होगी। तो 1/216 डिवाइड बाय 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 6/216। तो वहां से सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल बी गेटिंग 1/6। लॉजिकली भी देख सकते हो कि 6 आ जाए पहले ट्राई में, 5 आ जाए सेकेंड ट्राई में, थर्ड ट्राई में 4 आने की पॉसिबिलिटी एक ही होगी, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं मेरे पास सैंपल स्पेस में, 6 हैं, तो 1/6 वहां से भी आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉइन टॉसिंग का एक एक्सपेरिमेंट था, देयर वाज अ कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि इफ कॉइन शोज हेड, शोज हेड, तो क्या करना है, इफ कॉइन शोज हेड toss it again, toss it again, but if it shows tail, but if it shows tail, then throw a dice, throw a dice। अगर हेड आ रहा है तो दोबारा से उछालो, दोबारा से कॉइन टॉस करो, इफ टेल आ रहा है then throw a dice, if it shows tail throw a dice। find the conditional probability, find the conditional probability of the event that, of the event that the dice shows a number greater than 4, the dice shows a number greater than 4, given that there is at least one tail, given that there is at least one tail। मुझे ये लाइन, लास्ट लाइन नहीं लिखता तो भी क्वेश्चन एविडेंट था कि अगर डाइस में 4 निकालने की प्रोबेबिलिटी बना रहे हो तो एटलीस्ट एक टेल तो आएगा ही। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो, उसको अप्लाई कैसे करना है वो देखो।
और सैम्पल स्पेस सोचो कि क्या आएगा, क्या आ सकता है। वन बाई थ्री नहीं, 1/3 इज नॉट राइट। नतांशी एंड अंशिका गलत है बेटा। करेक्ट आ गया, दैट इज द राइट आंसर। सही आ रहे हैं। सही है अक्ष। मुझे देखो यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, जिसके दिमाग में ये पॉइंट नहीं आ रहा कि सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आई एम टॉसिंग द कॉइन और हर बार ऐड एच आता रहे, हेड आता रहे। तो मैंने 5 बार कॉइन टॉस कर लिया, 5 बार हेड आया एंड आई एम टॉसिंग इट अगेन एंड अगेन। सो हो सकता है 6th ट्राई में टेल आए, हो सकता है 9th ट्राई में टेल आए, हो सकता है 49th ट्राई में टेल आए एंड सो ऑन। तो हाउ कैन वी बी वेरी श्योर कि सैम्पल स्पेस मेरा फिक्स है? नहीं फिक्स है। मतलब यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि सैम्पल स्पेस इज फिक्स। बट ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट वन टेल। अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट वन टेल पूछा है तो इसका ये मतलब हो गया कि जो हेड वाले इवेंट्स हैं, जितने भी बार हेड आप कॉइन टॉस करके ला रहे हो, वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट हो गए। ऑल दोज इवेंट्स आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब वो सारे इवेंट्स हमें कंसिडरेशन में ही नहीं लेने हैं कि कितनी बार हेड आ रहा है। ठीक है? तो considering this fact, the right answer is 2/9. The right answer is 2/9. फिर से ध्यान से सुनना कि अगर मेरे पास लेट से 15 हेड आ गए, वो सारे के सारे मेरे पास इररिलेवेंट हो गए। वो सारे के सारे मेरे पास इररिलेवेंट हो गए बिकॉज नंबर ऑफ कॉइन टॉस यहाँ मैटर नहीं कर रहा। नंबर ऑफ कॉइन टॉस मैटर नहीं कर रहा। वॉट इज मैटरिंग इज कि एटलीस्ट वन टेल आ जाए मेरे पास, एटलीस्ट वन टेल आ जाए। तो वो सारे के सारे एक ही इवेंट की तरह से ट्रीट करोगे। तो जो सैम्पल स्पेस विल बी, जो सैम्पल स्पेस हो जाएगा मेरा, दैट विल बी हेड आ जाए दोनों बार, ठीक है, हेड या टेल आ जाए, या पहली बार में टेल आ जाए, फिर सेकेंड टाइम में डाइस रोल किया तो 1 आ जाए, टेल और 2 एंड सो ऑन, टेल और 6 तक। ये मेरा टोटल सैम्पल स्पेस हो गया। अब इसमें मुझे क्या बोला है, इट हैज बीन आस्क्ड कि अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी, सबकी पॉसिबिलिटीज अलग अलग हो जाएगी। बट ठीक है, लेट इट बी। अभी मैं दो इवेंट कंसिडर कर रहा हूँ कि फर्स्ट इवेंट इज एटलीस्ट वन टेल, इसको इवेंट एफ मान रहा हूँ, एंड सेकेंड इवेंट इज डाइस शोज नंबर ग्रेटर दैन, इसको मैं ई मान रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ पे एफ क्या आ जाएगा, एफ के सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएंगे 7 पॉसिबिलिटीज इवेंट एफ की, कि एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल हेड या टेल में से आएगा, टेल या 1, टेल या 2, टेल या 6 तक।
इवेंट ई आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? इवेंट ई आने की पॉसिबिलिटी 2 हो जाएगी. वन विल बी टेल कॉमा 2, टेल कॉमा 5 सॉरी, और टेल कॉमा 6 कि डाइस जब थ्रो हुआ तो 6 से बड़ी 4 से बड़ा नंबर है. ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब पहली बार टेल आ चुका हो, तभी आप डाइस थ्रो कर पाओगे. तो ये हो गया. अब आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछा है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विल बी probability of E intersection F divided by probability of F, probability of E intersection F divided by probability of F. अब ध्यान से देखना, ये probability of F नहीं है, ये total number of F का वो बनाया है आपने, चार्ट बनाया हुआ है कि F में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास. अगर आपको probability of F निकालना है तो probability of F आप कैसे निकालोगे? probability of F निकालने के लिए अब ध्यान से देखना, तो F में क्या क्या है. तो probability of हेड और टेल आ जाए, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और 1 आ जाए, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और 2 आ जाए, प्लस ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. टेल और 6 आ गया, इन सारी पॉसिबिलिटीज का सम होगा. अब पहली बार हेड आना, दूसरी बार टेल आना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इज कि पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया. तो देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 सैंपल स्पेस हो गए. हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1. तो 1/4. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और 1 अलग सिचुएशन हो गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एज हम कि पहला टेल आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास हेड और टेल दो ऑप्शन से, पहला टेल आ गया और टेल आया, उसके बाद से फिर आपके पास 6 ऑप्शन थे, 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे आपके पास 12 हो गया. ये चीज़ आपको हेड के साथ भी मिल सकती थी, ये चीज़ आपको 12 के साथ, टेल के साथ भी मिल सकती थी. टोटल सैंपल स्पेस 12, उसमें टेल और 1 की पॉसिबिलिटीज 1, सिमिलरली टेल और 2 की पॉसिबिलिटी ये, फिर अप टिल 1 तो ये टोटल कितनी बार ऐड हो रहा है? 6 टाइम्स ऐड हो रहा है. तो यहाँ से you'll be getting 1/4 plus 1/2, that is equals to 3/4. तो probability of f is 3/4. ध्यान से देखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप डायरेक्टली नहीं, 2-3 चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करने वाली हैं. सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस में जितने भी हेड्स आप सोच रहे हो कि सर 15 बार भी हो सकता है, 20 बार भी हो सकता है, 25 बार भी हो सकता है, वो सारे के सारे इररिलेवेंट हैं. बिकॉज हमें क्या निकालना है? जब पहला टेल आ जाए, तो कंसिडरिंग कि आपने एक बार टॉस उछाला, हेड आ गया, दूसरी बार आपने टॉस उछाला, टेल आ गया, या दूसरी बार टॉस उछाला, दूसरी बार भी हेड आ गया, तो आप इस तरह से तो किसी भी सीक्वेंस में बढ़ते जाओगे. तो उसका एक सीक्वेंस मैंने सैंपल स्पेस में ले लिया कि हेड और हेड आ गया. ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंसेस के हेड और टेल आ गया. नेक्स्ट सीक्वेंसेस पहली बार में ही टेल आ गया, फिर 1 आ गया, फिर टेल और 2 आ गया, फिर टेल और 6 आ गया. अभी जो हेड और हेड वाला सीक्वेंस है ना, ये वो सारे सीक्वेंस कवर कर रहा है जहाँ पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ हेड ले रहे हो, वो सारे सीक्वेंस कवर कर रहा है. सिमिलरली हेड और टेल वाला जो है, वो सारे सीक्वेंस कवर कर रहा है जब तक हेड आ जाए और लास्ट ट्राई में टेल आ जाए, एंड फिर सो ऑन, उसके बाद वाले सारे सीक्वेंस कवर हो रहे हैं सैंपल स्पेस में. तो सैंपल स्पेस डिफाइन किया. नेक्स्ट थिंग वाज टू फाइंड एफ. अब एफ क्या था? कि एटलीस्ट वन टेल वाले सारे सैंपल स्पेस में से सारे इवेंट्स उठा करके मैंने लिख लिए. तो एटलीस्ट 1 टेल आएगा, तो ऐसे ऐसे सिनेरियोस बन. ठीक है, नेक्स्ट इज डाइस इज थ्रोन द ग्रेटर, मतलब डाइस थ्रो करने के बाद जो नंबर आया दैट इज ग्रेटर देन 4, उसको इवेंट ई बोला. इवेंट ई में अगर टेल आ चुका है तभी आप डाइस थ्रो कर पाओगे. तो टेल और 5 और टेल और 6 दो ही ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, जो मतलब दो ही ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो उस इवेंट का पार्ट हो. इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है मुझे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो ई बाई एफ निकालने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालूंगा. पहले इंटरसेक्शन एफ चाहिए, इंटरसेक्शन एफ तो बहुत इजीली मिल जाएगा, वो देख लेंगे अभी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए मुझे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के लिए क्या करेंगे? एफ की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं? तो हेड बाई टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल आने की, फिर टेल और 1, फिर टेल और 2 एंड सो ऑन. तो अब हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो अलग है, क्योंकि वो अलग इवेंट, अलग टाइप का इवेंट है. उस पर टेल और 1 आने की प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी.
उसको कंसिडरेशन में लिया, तो अगर हेड और टेल आ रहा है तो सैम्पल स्पेस मेरे पास 4 हो जाएगा, मतलब 2 बार कॉइन टॉस किया होगा तो सैम्पल स्पेस 4 हो गया, उसमें से हेड और टेल एक ही बार आ सकता है, तो वो 1/4 हो गई। टेल और 1, तो यहाँ पे देखो टेल की जगह हेड और टेल 2 ऑप्शंस थे, 1 की जगह 1 से लेकर के 6 तक 2 ऑप्शंस थे, तो सैम्पल स्पेस टोटल 12 हो गया। 12 में से टेल और 1 आ जाए, पहली पोजीशन पे टेल आ जाए, दूसरी पोजीशन पे 1 आ जाए, वो एक ही केस है। तो 1/12 प्लस 1/12 6 टाइम्स ऐड किया, एंड फाइनली आई गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक सेकेंड आदित्य, फिर से रीड करता हूँ, ठीक है। तो वंस यू हैव दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ देखो क्या इंटरसेक्शन है, 2, और टोटल एफ में कितने इवेंट्स थे, 7, तो ई इंटरसेक्शन एफ विल बी अच्छा हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में भी एक चीज़ देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए भी इसी तरह से निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t,5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t,6 निकालेंगे, तो दिस विल बी 1/12 प्लस दिस ऑल्सो विल बी 1/12, तो यहाँ से विल बी गेटिंग 1/6, ये 1/6 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 3/4, तो यू विल बी गेटिंग फाइनली 4/18 या 2/9, 2/9 विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ, इस सैम्पल स्पेस को छोड़ दो, लीव दिस थिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप निकाल सकते हो एवरीवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एटलीस्ट वन टेल, तो जब टेल आ जाए उसकी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी है, आदित्य यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, टेल 7, मतलब पहली बार में ही टेल आ जाए या पहली बार में हेड आ जाए, सेकेंड टाइम में टेल आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट एफ क्लियर हो रहा है आदित्य कि 7 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहली बार टॉस किया तो हेड आ गया, सेकेंड टाइम में टेल आ गया, एफ क्लियर हो गया। आप खुद ही सोचो कि अगर मैंने उससे पहले वाली सारी पॉसिबिलिटीज ली, कि लाइक मैंने 2 बार कॉइन टॉस किया हेड आया, 3 बार कॉइन टॉस किया हेड आया, चौथी बार में टेल आ रहा है, 5वीं बार में टेल आ रहा है, वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट इवेंट है, क्योंकि जब एक बार टेल आ जाएगा तभी मुझे कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है। तो क्योंकि इनसिग्निफिकेंट इवेंट क्यों है, क्योंकि आप ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हेड ला सकते हो, बट फाइनली जब आपका टेल आ जाएगा तो आपको वो चीज़ कंसिडर करनी है, क्योंकि एटलीस्ट एक टेल है, तो वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं उसके पहले वाले। उसके बाद अगर एफ आ गया है, ठीक है, तो एफ में इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है। अगर खाली डाइस थ्रो कर रहे होते तो एक प्रोबेबिलिटी मिल जाती, खाली कॉइन टॉस कर रहे होते तो एक तरह की प्रोबेबिलिटी मिलती उसको, मतलब एक ही तरह की प्रोबेबिलिटी मिलती, लेकिन यहाँ पे दोनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, कॉइन भी टॉस कर रहे हो, डाइस भी थ्रो कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी निकालने का वे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एफ के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ये मिल गया, ई आपको दे रहा है कि ग्रेटर दैन 4 आ जाए, तो वो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ t/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ t/6, मतलब t,6 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो 1/6, 1/6 हो गई, क्योंकि 1/12, 1/12 हो गई, क्योंकि यहाँ पे सैम्पल स्पेस इज 12, एक बार कॉइन टॉस कर रहे हो उसकी 2 पॉसिबिलिटी, डाइस रोल कर रहे हो उसकी 6 पॉसिबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सैम्पल स्पेस इज 12, उसमें से t और 5 आ जाए, मतलब पहली बार टेल आ जाए, दूसरी मतलब टेल आ जाए और 5 आ जाए, तो वो 1 हो गई। उस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन आप निकाल दोगे। सिमिलरली आप नेक्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल दोगे, एंड इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर ये सिर्फ कॉइन टॉस होता तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, क्योंकि फिर उसमें हमें ये वाली चीज़ नहीं कंसिडरेशन में लेनी होती, फिर हम सिंपल 1/6 कर लेते, या मतलब नॉर्मली जैसे आप कर रहे थे पुराने सारे क्वेश्चंस में, मतलब सिर्फ डाइस थ्रो हो रहा हो या सिर्फ कार्ड ड्रॉ कर रहे हो या सिर्फ एक ही चीज़ हो रही हो, मतलब यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें हो रही थी तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। ओके, तो एक्सरसाइज 13.1 आप लगा लेना इसके बेसिस पे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। 13.1 लगाना अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
Now multiplication theorem on probability. Multiplication theorem. अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है? जैसे मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F क्या हो जाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं, इसी रिजल्ट को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले को ही थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं. दिस इज नोन एज कंडीशनल थ्योरम. अच्छा, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है. डिफरेंस क्या आता है? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E निकालता हूँ, F by E निकालता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E. E इंटरसेक्शन F लिखो चाहे फिर इंटरसेक्शन E लिखो, बात तो एक ही है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E into probability of F by E is equals to probability of E intersection F is equals to probability of E intersection F. तो अगर ध्यान से कंपेयर करो इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है, फिर कंपेयर दीज टू फॉर्मूला. ठीक है, तो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूज करो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ F यूज करो E इंटरसेक्शन F फाइंड करने के लिए, द रिजल्ट्स आर सेम. देखो दोनों फॉर्मूले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F यहाँ से और यहाँ से जो आ रहा है दोनों को लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E that is equals to probability of F into probability of E by F. ठीक है, तो चाहे ये ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, द रिजल्ट विल बी सेम. चाहे E by F करो चाहे F by E करो, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना कि जो नीचे रहता है वही मल्टीप्लिकेशन में आता है. दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. अब जैसे बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा था, इंडिपेंडेंट इवेंट. तो लेट मी ब्रीफ दैट थिंग एज वेल. डिपेंडेंट तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है. ठीक है ना, मान लो मेरे पास एक डेक है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है. ठीक है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है. तो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, आप लोगों को पता है सबको. उसमें से लेट्स से E एंड F डिनोट करते हैं कुछ इवेंट्स को. ठीक है, लेट्स से E डिनोट्स the card drawn is a spade. The card drawn is a spade. स्पेड सूट का एक कार्ड आ गया. लेट्स से F is the card drawn is an ace. is an ace. अब देखो, आपने 52 कार्ड में से एक E कार्ड निकाला. दैट E कार्ड कम्स आउट एज a spade. वो अपना एक इवेंट हो गया. आपने उस 52 कार्ड में से एक F कार्ड निकाला. दैट कार्ड कम्स आउट एज एन एस. वो अपना अलग इवेंट हो गया. ठीक है, दोनों इवेंट का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है. इन दोनों इवेंट का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है कोई. ऐसे इवेंट्स को, मतलब आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, एस आ रहा है, कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, स्पेड आ रहा है, दोनों अलग अलग केसेस चल रहे हैं, दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटीज चल रही हैं. ठीक है, इनका रिलेशन तब आएगा जब हम इन दोनों को जबरदस्ती लिंक कर देंगे. ठीक है, तो प्रायर केसेस में क्या हो रहा था? प्रायर केसेस में क्या हो रहा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो अभी भी निकालोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी भी निकालोगे. बट देखो पुराने केसेस में कैसा हो रहा था कि पुराने केसेस में जैसे दो टेल आ गया फिर हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी? दो टेल आ गया फिर हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो पहले मुझे दो टेल चाहिए था, या एक टेल आ गया तो बाकी दोनों टाइम्स हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो पहले मुझे एक टेल चाहिए था, वहां पे उस चीज पे डिपेंडेंट था वो. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. आपने एक इवेंट इस सेइंग कि आप स्पेड निकाल रहे हो, एक इवेंट इस सेइंग कि आप एस निकाल रहे हो. दोनों बहुत, मतलब बहुत अलग अलग चीजें हैं दोनों.
इसको इस तरह के टर्म्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसी से आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन के थ्रू, इस एग्जांपल के थ्रू मतलब। तो लेट्स से अब मुझसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4। एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के 13 कार्ड्स होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछा, वो कितनी हो जाएगी, 1/13 हो जाएगी, 1/13। एस 4 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछेगा तो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछेगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप अभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझने का प्रोसेस भी देखो एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा। समझने का प्रोसेस विल बी कि आपने लेट्स से सारे एस निकाल दिए, उसमें स्पेड कितना, उसमें स्पेड का एस आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली वैसा हो गया, प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। दिस विल बी इन 1 और टोटल नंबर ऑफ एस विल बी 4। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इस तरह से, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एस विल बी 13, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ एस और स्पेड आ जाए तो 1/52 अपॉन 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं 1/13 कर लेता हूँ, 1/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ना, तो यहाँ से 1/4 आ गया, ठीक है। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई भी निकाल सकते हो आप। एफ बाई ई निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई विल बी 1/52 डिवाइड बाय 1/4, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/13। तो ये देखो दो पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे निकालनी है, निकालने का प्रोसेस वही है, ठीक है, बस इसको नाम दे दिया डिफरेंट। अब एक जनरल टर्म्स में इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे निकालते हैं या समझते कैसे हैं, तो देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ and that probability of E by F comes out as equals to probability of E. Probability of E by F comes out as probability of E. मतलब बेसिकली जो F है तुम्हारा, जो सैम्पल्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताते वक्त मैंने आपको बताया था ना कि F इज लाइक द न्यू सैम्पल स्पेस फॉर मी, F इज लाइक द न्यू सैम्पल स्पेस फॉर मी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E के ऊपर ही E ही आ गया, if probability of E by F comes out as probability of E itself, तो ध्यान से देखो तो F अगर मैं नहीं चेंज करता तो भी probability of E ही होता ना वो। Like if F would have been my complete sample space, then also I would have gotten the same result, probability of E. तो बेसिकली F के होने नहीं होने से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, F के होने नहीं होने से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। If ऐसा कोई रिजल्ट आता है कि probability of E by F comes out as probability of E, तो F की जगह अगर सैम्पल स्पेस ले लेता तो भी वही सेम रिजल्ट आता। तो F के होने नहीं होने से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब F इज सच अ कंडीशन जिससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सेम अगर F बाई ई अगर आप निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई ई निकाल रहे हो एंड इट कम्स आउट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो बेसिकली इवेंट E जो मैंने मेरा नया सैम्पल स्पेस बन रहा है, जो मैं बार बार बता रहा था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लूँ चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब वो ई नया सैम्पल स्पेस हो चाहे वो ओरिजिनल सैम्पल स्पेस एस रहे, दोनों से रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही आएगा। तो उस ई के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दैट इज वाई इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसको नोट करके कहीं लिख लेना, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई बाई एफ comes out as probability of E, so it is an independent event. So it is an independent event because probability जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो probability of E intersection F divided by probability of S करो चाहे probability of F करो, बात वही आएगी, the result will be same.
will act as an independent event. F पे डिपेंडेंट नहीं होंगी चीजें. ओके. और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, इफ इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ध्यान से देखना जो लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने बताया ना अभी, मैं 2-3 पॉइंट्स बताए मैंने. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन हो गई. ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन हो गई. सो रिलेटेड टू कार्ड्स, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ वन डिपेंडेंट इवेंट? श्योर अदिति. ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन हो गई. अब देखो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ा था, दैट वाज एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ. अब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में पढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में पढ़ रहे हो, तो एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकता हूँ, और इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो लिखा ही हुआ है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हो. तो फॉर इंडिपेंडेंट केस this scenario also works. Probability of E into probability of F gives probability of F intersection E या intersection F. तो ये भी नोट करके लिख लो. Note this thing as well. ठीक है. अब यही सेम सिनेरियो का डिपेंडेंट इवेंट का मैंने उसमें पूछ लिया, लाइक कार्ड्स के केस में ही डिपेंडेंट इवेंट हो गया. तो लेट्स से आई हैव टू I have to draw 3 cards from a well shuffled deck such that first card is king. ठीक है. तो 3 कार्ड्स ड्रॉ करना एक इवेंट हो गया. 3 कार्ड्स ड्रॉ करना एक इवेंट हो गया. फर्स्ट कार्ड इज किंग एक अलग इवेंट हो गया. तो फर्स्ट कार्ड इज किंग वाले एक इवेंट बनाओगे, तो वो टोटल फर्स्ट कार्ड किंग ड्रॉ कर लिया. बाकी बचे 2 कार्ड ड्रॉ करने के लिए अब जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो लिख लोगे. एक ये इवेंट हो गया. 3 कार्ड ड्रॉ करने का इवेंट लोगे. तो देखो 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो और एक उसमें से पहला कार्ड एफ आ जाए, ये एक डिपेंडेंट इवेंट हो गया. ये एक डिपेंडेंट इवेंट हो गया कि लाइक फाइनली एफ इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. लाइक पहला कार्ड के ऑलरेडी अकर हो चुका है, फिर आपको 3 कार्ड ड्रॉ करना है. तो जब आप इस सिचुएशन में निकालोगे तो इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट आयुष की जैसे दोनों का आपस में, जैसे अभी मैंने बोला ना कि वेल शफल्ड कार्ड में से डेक में से 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं सच दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग. तो पहला कार्ड किंग आ गया तो ये आपको एक कंडीशन दे दी, आपको एक ऐसा डिपेंडेंट इवेंट दे दिया कि लाइक पहला कार्ड किंग हो ही सकता है, मतलब तभी आप आगे बढ़ोगे. तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन दैट कंडीशन. वेयर एज एन अगर मान लो मैंने बोला कि एक वेल शफल्ड डेक में से एक कार्ड निकालो जो स्पेड हो जाए या डायमंड हो जाए, एक कार्ड निकालो जो एस हो जाए, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. एस और डायमंड की आपस में डिपेंडेंसी नहीं है. हाँ, दोनों में एक कॉमन चीज जरूर है, कॉमन फैक्टर जरूर है, बट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट इवेंट नहीं है. यहाँ पे वेराजन जो पहला वाला एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर मुझे 3 कार्ड ड्रॉ करने थे तो एक किंग होना कंपलसरी है, तो किंग होना कंपलसरी है तो उस पर डिपेंड कर रहा है वो. तो दैट इज अ डिपेंडेंट इवेंट. ठीक है. ओके. एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज an unbiased dice is thrown twice. an unbiased मतलब अच्छा डाइस है, कोई भी कहीं पे भी 2 या 3 ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है डाइस में. डाइस इज
thrown twice. Let the event A, एक event A है, be odd number on first throw, odd number of first throw, B is odd number on second throw, odd number on second throw. Check the independence of the events A and B. मतलब A और B एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं, A और B में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये बताना है. देखो ध्यान से एवरीवन, अदिति एंड आयुष, आप लोग ध्यान से देखो. जैसे A और B है, पहले केस में ऑड है या इवन है, दूसरा केस क्या उस पर डिपेंडेंट है? आयुष आप बताओ. पहले केस में ऑड आ जाए पहले डाइस के थ्रो करने पे, तो दूसरा केस क्या उस पर ऊपर डिपेंडेंट है? इज दिस इवेंट डिपेंडेंट? इवेंट बी नहीं है डिपेंडेंट. अदिति क्लियर है ना? नहीं है डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों एक दूसरे से. तो बस ऐसे क्वेश्चंस में आप खुद ही समझ सकते हो कि लाइक इवेंट ए जैसे अकर हो रहा है, उसका बी से कोई रिलेशन ही नहीं है. देयर इज नो सच रिलेशन. ए अगर ऑड भी आया तो भी बी ऑड, ए अगर इवन भी आया तो भी बी ऑड हो सकता है. देयर इज नो सच रिलेशन बिटवीन दीज टू. तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. बट इस चीज को मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे. इस चीज को मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे और मैथमेटिकली प्रूव करने ही आपका क्वेश्चन है. एंड अनबैस्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस. इवेंट ए है कि ऑड नंबर आ रहा है फर्स्ट ट्राई में, इवेंट बी इज कि ऑड नंबर आ रहा है सेकंड ट्राई में. तो आपको दिखाना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो मैंने जो भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताया है ना, जो थर्ड पॉइंट बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उस तरह से प्रूव करो इसको मैथमेटिकली. ये मैं करवा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टोटल सैंपल स्पेस 36 है. फर्स्ट रो में ऑड नंबर आ जाए, फर्स्ट रो में ऑड नंबर आ जाए तो 18/36, तो 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस अगेन 36, सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आ जाए तो 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों ही ट्राई में ऑड नंबर आ जाए, तो दोनों ही ट्राई में ऑड नंबर आने वाले टोटल 9 केसेस होंगे. 1 1 3 3 5 5 1 3 1 5 एंड सो ऑन. टोटल 9 केसेस होंगे आउट ऑफ 36, तो 1/4 हो गया. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर ऐसा हो गया तो मैं बोल सकता हूँ इंडिपेंडेंट है. तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2. मैथमेटिकली भी दैट इज पॉसिबल. 1/4 इज इक्वल्स टू 1. तो हेंस वी कैन कमेंट दैट ये तभी होता है जब दोनों इंडिपेंडेंट हो. अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर पाते ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से. तो हेंस बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. हेंस बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dice is thrown. A dice is thrown. एक इवेंट है E. The number appearing is multiple of 3. The number appearing is multiple of 3. एक इवेंट है F. एक इवेंट है F. The number appearing is even. The number
appearing is even. So find whether EF, check whether E and F are independent or not. ठीक है, मैथमेटिकली अदिति वैसे तो पता है इंडिपेंडेंट है, चेक E and F are independent or not. तो निकालो मैथमेटिकली, एक बार हो जाए तो डन कर देना, डन लिख देना। देखो थोड़ी एम्बिग्विटी है बेस्ड ऑन द सिलेबस, बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट सीबीएसई हैज रिलीज। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो मैंने लिंक शेयर किया था आप लोगों ने देखा भी होगा, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, एंड प्लस देयर आर सम केस बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रिमूव होकर के 5 मार्क्स के बन गए हैं, और 1 2 3 4 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस इंक्लूसिव हैं। अब आई एम वेटिंग टिल दिवाली, till Diwali the situation will be pretty clear, because Diwali के बाद roughly around CBSE releases sample papers and plus solved sample papers, 2 या 3 solved sample papers release करती है। apart from that कुछ model papers भी release करती है CBSE based on the patterns जो आते हैं हर बार। तो फिर I'm still waiting for that thing to come out from CBSE's end, because बिना उसके हुए थोड़ा ambiguity रहेगा अभी, क्योंकि कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं ना, तो वो 1 मार्क्स में ऐड हुए हैं आपके, जो 1 मार्क्स 1x20 क्वेश्चंस आते थे ना 1 मार्क्स वाले। बट वहाँ पे क्या हुआ है कि अब अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उसमें भी डिटेल में बात नहीं कर सकता। बट मैथ्स में मैंने देखा तो 1 या 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और दैट केस बेस्ड क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिया, तो दैट इज लाइक अ पैसेज in which you have 5 questions and you have to do attempt any 4 questions। ठीक है, तो वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा फिर दैट शुड बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि अगर आपको एक पैसेज दे रहा है, एक पैसेज टाइप का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे रहा है, तो दैट कैन नॉट बी अ मिक्सचर ऑफ 2 or 3 चैप्टर्स, दैट विल बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हर चैप्टर का वेटेज चेंज हो जाएगा, बिकॉज जैसे मान लो यही वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी का 1 मार्क्स में पहले 2 क्वेश्चन आता था, नाउ सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू, और 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आते थे जैसे फॉर एग्जांपल। तो अब क्या हो जाएगा कि सिंस दिस देयर इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी से वो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके 1 मार्क वाले सेक्शन में ना यू विल बी गेटिंग 4 क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी वाला पैसेज, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, तो वो 4 मार्क्स का पैसेज हो जाएगा। तो इवन 1 मार्क वाले में भी किसी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स का सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड दैट विल चेंज द होल सिनेरियो। प्लस जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम 5 मार्क्स के आएंगे, तो ठीक है 6 मार्क्स वाले 5 मार्क्स में बनना। हाँ, मैंने बताया था ना कि कई बार ऐसा होता था कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते थे जो 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, बट नाउ दैट पोर्शन हैज बीन कट आउट फ्रॉम द सिलेबस। तो कई सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने ये चीज़ को फील किया है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पार्ट था, या जो चैप्टर का एंड वाला टॉपिक था एप्लीकेशन वाला, वो कट आउट हो गया सिलेबस से। तो ठीक है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल। मतलब अब ठीक है, फिर ये अगेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हो जाती हैं, फिजिक्स में भी ऐसे ही चेंज होगा, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही चेंज होगा, कंप्यूटर साइंस में भी सेम थिंग विल हैपन। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आर नॉट समथिंग डिफरेंट कि कुछ केस स्टडी है या ऐसा कुछ है। केस बेस्ड क्वेश्चंस आर बेसिकली पैसेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिंपल सा, जिसमें उसके ऊपर छोटा सा 4-5 1 मार्क वाले क्वेश्चन डिपेंडेंट होंगे, तो वो डुएबल होगा, उसमें कुछ इशू नहीं है। बट द पैटर्न विल बी अ स्लाइट डिफरेंट, एग्जाम को अप्रोच करने का वे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ठीक है, मैं देखता हूँ अपने एंड से जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें होंगी आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, एंड आई विल ट्राई टू मीन्स ब्रीफ यू गाइज अबाउट ऑल दोज थिंग्स। बट पहले मुझे भी क्लियर हो वो सारी चीज़ें, पता चला अभी मैं कुछ बता रहा हूँ एम्बिग्विटी की वजह से फिर एक हफ्ते बाद कुछ और बता रहा हूँ, तो लेट्स नॉट बी इन दैट सिचुएशन। अभी एक सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है, मतलब सैम्पल पेपर एज एन जस्ट अब पैटर्न टाइप रिलीज करने का उनका मोटिव था, तो अभी पैटर्न टाइप रिलीज किया है। जिस हिसाब से मुझे कम्युनिकेशन है, कुछ स्कूल से मेरी बात हुई है, तो केंद्रीय विद्यालय में भी मैंने बात किया है, तो दे आर सेइंग कि सीबीएसई विल रिलीज आफ्टर दिवाली।
सैम्पल पेपर्स। तो जब वो आ जाएगा तो सिचुएशन प्लस एग्जाम वेटेज भी रिलीज करेगा वो, किस पर्टिकुलर चैप्टर से इतना आएगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतना आएगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा उस टाइम तक। ठीक है, तब तक हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ रहे थे। बहुत ज़्यादा होगा तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में आएंगे, इतना ही डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तो पेपर का पैटर्न कुछ भी हो, विल स्टडी इन द सेम वे। ठीक है, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे। ओके, इसका आंसर बताओ। डन। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ई के लिए क्या क्या हो जाएगा, 3,6 दो ऑप्शन हैं, एफ के लिए 2, 4 और 6 दो ऑप्शन हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ एक ही ऑप्शन है 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 2/6 या 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 3/6 या 1/2, और सारी चीज़ें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, एक ही एलिमेंट है तो 1/6 आ जाएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से 1/6 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/3। तो वो प्रूव हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ ठीक है, इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो द असाइनमेंट फॉर यू गाइज विल बी 13.1 एंड 13.2 पूरा लगा लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे ज़रूर, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। और टुमारो देयर विल बी टुमारो नो लेक्चर्स इन द मॉर्निंग। मतलब टुमारो कल मॉर्निंग में आपके टाइम टेबल में एक लेक्चर लिखा हुआ है, बट इट इज क्लैशिंग विद माय सम अदर लेक्चर, सो देयर विल नॉट बी अ लेक्चर टुमारो मॉर्निंग। इंस्टेड थर्सडे को जो हमारा लेक्चर है ना, दैट विल बी एज इट इज 10:45 से शायद लिखा हुआ है। तो कल कोई लेक्चर नहीं है, थर्सडे को विल बी हैविंग अ लेक्चर। तो उसके पहले ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस। क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, और लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं है, 2-2 मिनट के क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व दिस, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स। और कोई सेशन है आप लोगों का अभी? डू यू गाइस हैव एनी अदर सेशन? नहीं है? चलो ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। I will be sharing the slides. Thank you.